हेलो नमस्कार बच्चों। ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वाली क्लास में आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक हो चुके थे, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। पिछली वाली क्लास में इतना हो चुका है और आज जो रहेगी क्लास उसमें जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो माइनॉरिटी हैं, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ये आर्टिकल 29 और 30, इसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में बताया गया है कि जो सबसे पहले तो ये समझो कि ये अल्पसंख्यक होता क्या है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? ये माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होते हैं। जैसे भाई हमारा हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं, जैसे मान लो कि क्लास है, क्लास में 100 बच्चे हैं हिंदी बोलने वाले जो हमारे एरिया के हैं, और इसमें से दो बच्चे ऐसे आ जाएं जो किसी साउथ वगैरह से हैं, जो साउथ वगैरह से हैं, और उन दो बच्चों की संस्कृति अलग है, और मान लो उनका रहन सहन अलग है, उनकी बोली अलग है, भाषा अलग है। तो जो ये दो बच्चे हैं ये कहलाएंगे माइनॉरिटी में, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जहां पर बहुत सारे के बीच में कुछ अलग हो जाए, मतलब कुछ अलग व्यक्ति हैं। मान लो 100 बच्चे क्लास है, हम ये 100 बच्चों में से दो बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, बोलचाल अलग है, रहना अलग है। तो वो बच्चे कैसे कहलाएंगे? वो बच्चे माइनॉरिटी में आ जाएंगे, उनको अल्पसंख्यक बोलेंगे। तो इन्हीं के बारे में ये आर्टिकल बताता है।
आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के द्वारा अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। यानी कि जैसे मैंने वो दो बच्चे बताए हैं, तो वो दो बच्चों को उन सब के बीच में अपनी भाषा वो वही रख सकते हैं, उनकी संस्कृति को वो नहीं बदल सकते, भाषा को नहीं बदल सकते, वो अपने रहन सहन को नहीं बदल सकते, तो सब कुछ अपना वही रख सकते हैं। तो वही चीज बताई है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के द्वारा अपनी भाषा, अपनी बोली और रहन सहन, संस्कृति सब कुछ को बनाए रखने का अधिकार है, वो कुछ भी चेंज उसमें नहीं कर सकता। तो ये किसमें बताइए, आर्टिकल 29 में बताया गया है। ठीक है जी, आर्टिकल 29। तो इसमें मेन क्या क्या चीज है, एक तो अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार है, लिपि, संस्कृति, इन सभी को बनाए रखने का अधिकार, कि वो कुछ भी चेंजमेंट उसमें नहीं कर सकता है, ये बताया गया आर्टिकल 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के द्वारा लिपि, संस्कृति, भाषा, बोली, रहन सहन सभी को बनाए रखने का अधिकार है, वो कुछ भी चेंजमेंट उसमें नहीं कर सकता है, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 29 में। आर्टिकल नंबर 29। अब इसकी 29(1), 29(2), 29(3) करके हैं, तो 29 का 2, 29 का 2, एक तो यही हो जाएगा पहला। 29(2), किसी व्यक्ति को, ऐसे लो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जाति, भाषा, धर्म और चौथी चीज थी मूल वंश के आधार पर, आधार पर दाखिले, एडमिशन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या चीज बता दी इसमें, एक तो जाति, भाषा, धर्म और मूल वंश, इसमें से किसी भी बेस में किसी भी व्यक्ति के लिए जो चार चीज बताई हैं, धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी शिक्षण संस्थान में दाखिले में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा है, आर्टिकल 29 का 2। लेकिन एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, एक केस था, शांताबाई
बनाम मद्रास यूनिवर्सिटी। तो जब ये लेडीज थी, शांताबाई लेडीज थी, तो जब ये गई थी एडमिशन के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी में, तो इसको लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर इसके जो एडमिशंस को रोका गया था। ये केस देखने को मिला था मद्रास यूनिवर्सिटी में। लेकिन आर्टिकल 29 के 2 में ये व्यवस्था है कि जाति के उसके लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर इसमें कोई बात नहीं बताई गई है। जाति, भाषा, धर्म, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये लिख लेना, शांताबाई को जेंडर के बेसिस पर एडमिशन नहीं दिया गया। भाई उसका जाति कोई भी हो, उसकी भाषा कोई भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, उसका मूल वंश कोई भी हो, किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बताया गया था 19 के 2 में। अब आर्टिकल 19 का 3, 29 का 3, 29(3). उनतीस तीन। पहला कौन सा है? अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को द्वारा अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। और दूसरा कौन सा है? किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भी उसके दाखिले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 29 का 3, कोई भी तीसरा, सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी शिक्षण संस्थान में सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो मेजॉरिटी चाहे वो मेजॉरिटी के शिक्षण संस्थान हो, या फिर चाहे वो माइनॉरिटी के शिक्षण संस्थान हो। चाहे वो मेजॉरिटी के हों, चाहे वो माइनॉरिटी के हों।
तो किसी भी शिक्षण संस्थान में सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है, जो होती है लाभार्थी योजनाएं होती हैं, तो किसी के द्वारा उस पर सरकार के द्वारा उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30 बताता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के द्वारा शिक्षण संस्थानों को उनके प्रशासन का, उनके मतलब कि प्रशासन कैसे चलाना है, उनकी स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं, और उनके लिए और कोई भी काम है तो वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग कर सकते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद फिर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों द्वारा शिक्षण संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों के प्रशासन, स्थापना आदि का काम कर सकते हैं। प्रशासन, स्थापना किसके द्वारा है? अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शिक्षण संस्थानों में। तो कौन सा हो गया? अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के द्वारा शिक्षण संस्थानों में प्रशासन, स्थापना आदि का काम वो कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के लोग। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यक। और इसमें बेसिकली कई बार ये पूछा गया है कि आर्टिकल 29 और 30 में किन लोगों के या किन वर्गों के हितों का संरक्षण है। तो वो तुम्हारा अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के संरक्षण में। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 कौन सा कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो लोग हैं उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, यानी कि वो चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं किसी मेजोरिटी के बीच में आकर के। अल्पसंख्यक कौन थे, माइनॉरिटी कौन होती है, मैंने अभी बताया है कि बहुत सारी संख्या में कोई एक तरह के लोग हों और उसमें कुछ विशेष प्रकार के लोग आ जाएं। यानी कि विशेष प्रकार से मतलब यह है कि उनकी रहन सहन, भाषा, संस्कृति, बोली, इस प्रकार से उसमें चेंजमेंट होगा तो फिर वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो उनके लोगों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि वो क्लास में आके मान लो कि वो किसी में एडमिशन लिए हैं तो बहुत सारे लोग तो एक भाषा के हैं और वो दो एक अलग भाषा के हैं, तो वो अपनी भाषा में चेंजमेंट कोई नहीं कर सकते। तो ये बताया गया इसमें। आर्टिकल 29 का एक तो ये हो जाएगा। दो, यानी किसी भी व्यक्ति को, दूसरा एडमिशंस का है, यानी कि जाति, भाषा, धर्म, मूल वंश के आधार पर दाखिले में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक केस देखा गया था शांताबाई बनाम मद्रास यूनिवर्सिटी से, इसको इसका जो एडमिशन रोका गया था वो तुम्हारा जेंडर के बेसिस पर, यानी कि लिंग के आधार पर इसका एडमिशन रोक दिया गया था। जबकि लिंग के आधार पर एडमिशन का, यानी कि एडमिशन के बारे में आर्टिकल 29 के 2 में कोई नहीं बताया गया। 29 का 3, सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षण संस्थान में जो है उसको शिक्षण संस्थान में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
योजना से रिलेटेड, यानी कि वो कोई भी काम करेगी तो सभी शिक्षण संस्थानों में करेगी, उसमें माइनॉरिटी को वो नहीं छोड़ सकते। और आर्टिकल नंबर 30, अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के द्वारा शिक्षण संस्थान में प्रशासन और स्थापना करने का अधिकार, यानी कि वो खुद प्रशासन कर सकते हैं और शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी वो कर सकते हैं। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल नंबर 30 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया था, क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में किसके आधार पर माइनॉरिटी का ग्राउंड नहीं है? माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक का ग्राउंड नहीं है? ऑप्शन, भाषा, ऑप्शन बी जेंडर, लिंग, ऑप्शन सी जाति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये बात कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो माइनॉरिटी का जो ग्राउंड इनमें से कौन सा नहीं है, यानी किसके आधार पर हम ये पता नहीं लगा सकते कि अल्पसंख्यक हैं या अल्पसंख्यकों का ग्राउंड इनमें से कौन सा नहीं है। बाकी चार ऑप्शन में अगर एक तो ऐसे दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में एक ऐसा है कि जो माइनॉरिटी का ग्राउंड नहीं है, बाकी दो हैं, तो वो आपको बताने कि कौन से वो नहीं है। या आर्टिकल 29 और 30 हो गए हैं। तो इसमें जो जाति के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं है, जाति के आधार पर जाति के आधार पर भारतीय संविधान में माइनॉरिटी का ग्राउंड नहीं है। तो ये हो जाएगा 29 और 30, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 29 हो गया, 30 हो गया, ठीक है जी। अब चलेंगे आर्टिकल नंबर 32 पर। 31 खत्म हो गया। आर्टिकल नंबर 32,
आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 इसमें आता संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान संविधान की आत्मा बताया गया है। देखो, आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये होता क्या है? तो जो हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक जो हमारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, अगर उनका उल्लंघन होता है किसी बिल के द्वारा, किसी कानून के द्वारा, तो इस आर्टिकल के थ्रू हम अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने से रोक सकते हैं। यानी कि संवैधानिक उपचार, उपचार का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ट्रीटमेंट, यानी कि संविधान का जो हमारे मूल अधिकार है उनके हनन को कैसे रोका जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी रोक सकते हैं और हाई कोर्ट के थ्रू भी वो रोक सकते हैं कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका जो हनन हो रहा है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्पेशली इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा बताया गया है। और वैसे संविधान की आत्मा पूछे, संविधान की आत्मा कौन है? तो प्रस्तावना को बताया गया है। स्पेशली भीमराव अंबेडकर के द्वारा पूछ जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कौन है? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, संविधान के उपचारों को कैसे कैसे हम कर सकते हैं, यानी कि जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसको हम कैसे कैसे रोक सकते हैं। एक तो आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए 5 रिट लगाते हैं। अब ये रिट क्या चीज है? ये रिट आप एक तरीके से एप्लीकेशन मान सकते हैं। रिट क्या चीज है? ये एप्लीकेशन है, एक तरीके से आप ऐसे इसको मान सकते हैं। रिट क्या है? एप्लीकेशन है। जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो ये एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के थ्रू लगेंगे? तो ये आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू 5 रिट सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है। 5 रिट कौन सी होती है ये अभी आगे पांचों के 5 रिटों के बारे में बताया जाएगा जब मौलिक अधिकार हो जाएंगे। उसके बाद में जब डीपीएसपी चलेंगे 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब चलेंगे उससे पहले 5 रेट हो जाएंगी। ठीक है। तो संविधानिक उपचारों के अधिकार के लिए, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो हैं उसमें एक तो आता है कौन सा? आर्टिकल 32 में ही
सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए 5 रिट लगाते हैं। अच्छा जी, एक आएगा आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट्स में। आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के द्वारा मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए आर्टिकल 226 के द्वारा मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए हाई कोर्ट्स में हाई कोर्ट्स में 5 रिट लगाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं 5 रिट, ऐसे ही हाई कोर्ट को भी पावर है 5 रिट का। ठीक है जी। अब ये रिट कौन सी होती है? रिट क्या होती है? एप्लीकेशन है ये भी, एप्लीकेशन। मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम क्या लगा सकते हैं? रिट लगा सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है, यानी कि मूल अधिकारों के हनन को कैसे रोका जा सकता है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अच्छा जी, एक नोट करके ये लिखना, रिट के मामले में नोट 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 नंबर 1, रिट के मामले में रिट के मामले में ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट को होती है। क्यों? रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाई कोर्ट के पास होती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खाली जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या मूल अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में केवल मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए ही रिट लगाई जा सकती है। लेकिन हाई कोर्ट में आप किसी भी मामले में अगर किसी बात का उल्लंघन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट में हर किसी मामले में रिट लगा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसके मामले में? केवल मूल अधिकारों के मामले में। तो इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास होती है। नोट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में केवल मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट लगाई जाती है। इसलिए ज्यादा पावर हाई कोर्ट को है, और हाई कोर्ट में किसी भी मामले में रिट लगाई जा सकती है। तो ज्यादा पावर किसको हो गई? हाई कोर्ट को। रिट के
मामले में ज्यादा पावर किसको होती है? हाई कोर्ट को होती है। नोट नंबर 3। नोट नंबर 2। मूल अधिकारों मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का अधिकारों का संरक्षक कौन है? का संरक्षक कौन है? यानी कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए भारत में क्या चीज है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल नंबर 32। ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है या हनन होता है या मूल अधिकारों पर जब ठेस पहुंचती है किसी बिल के थ्रू या किसी विधेयक के थ्रू, तो आर्टिकल 32 में क्या हुआ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मूल अधिकारों के हनन को कौन रोकता? सुप्रीम कोर्ट भी रोकता है और हाई कोर्ट भी रोक सकता है। लेकिन रिट लगाने के मामले में रिट रिट क्या है? एप्लीकेशन। आप मान सकते हैं कि जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो 5 रिट हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, 5 रिट सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। लेकिन रिट के मामले में ज्यादा पावर हाई कोर्ट को है। हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के अनुसार रिट लगा सकते हैं और आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आप रिट लगा सकते हैं। तो हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट को कम पावर है। क्यों सुप्रीम कोर्ट कम पावर? क्यों सुप्रीम कोर्ट को कम पावर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम केवल मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के जब उल्लंघन होते हैं केवल उसी मामले में रिट लगा सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप किसी भी मामले में रिट आप लगा सकते हैं। दूसरा नोट ये है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी कि इनके हनन को कौन रोक सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन को रोक सकता है। नोट नंबर 3। डॉक्टर, ये लिख दिया, दोबारा लिख लो, 2 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संविधान की आत्मा कौन है? तो आंसर में आएगा आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दूसरा क्वेश्चन, नोट नंबर 2। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है?
तो फिर इसका आंसर होगा प्रस्तावना। क्या होगा? तो फिर इसका आंसर होगा प्रस्तावना। संविधान की आत्मा भी है प्रस्तावना, संविधान की कुंजी भी है, संविधान का सार भी है, संविधान का कुंजी भी है, संविधान का सार भी है। और इसको उसको उचित स्थान यार्ड स्टिक, प्रस्तावना को क्या क्या बोला गया है? प्रस्तावना को प्रस्तावना को एक तो संविधान का सार, उचित स्थान, उचित स्थान। तीसरा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। संविधान का मुख्य पृष्ठ, बताया गया है। और एक बात और ये याद रखना, प्रस्तावना में प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। तो जो एक बार ये संशोधन हुआ है, ये कब हुआ है? एक बार जो ये संशोधन हुआ है, ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976। और 42वां संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संशोधन, मिनी संशोधन बोला जाता है, मिनी संशोधन बोला जाता है। किसके द्वारा किया गया था ये? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा इंदिरा गांधी के द्वारा ये कराया गया था। संविधान प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। इंदिरा गांधी ने ये किया था। और जब ये अमेंडमेंट किया था, तो इसमें प्रस्तावना में एक तो समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और अखंडता, अखंडता, तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो भाई साहब, ये बात अब आपको याद रखनी है।
ये देखिए, आर्टिकल 32 पूरा हो चुका है। दोनों क्वेश्चन करा दिए। संविधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आत्मा किसको बताया गया है, और जनरली आत्मा किसको बोला, तो वो प्रस्तावना को बोला। प्रस्तावना के बारे में संविधान का सार है, उचित स्थान इसको बताया गया है, संविधान की आत्मा बताया गया है, संविधान का मुख्य पृष्ठ इसको बताया गया है। ठीक है जी। और प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा हुआ था। इंदिरा गांधी ने ये किया था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। भारत का सबसे मुख्य संशोधन इसको बताया गया था। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था, तो ये शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, SPA, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सपा। सपा है भाई, ऐसे याद रख सकते हैं, सपा। और सपा एक जो है पार्टी भी है उत्तर प्रदेश में, सपा, SPA। हालांकि वहां पर तो वो सपा SP है, लेकिन सपा बोल देते तो SPA, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, खूब पूछे गए हैं। तो इसके बाद जो है क्लास अब कल करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।